नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया दिन के 1 बजे का। 1 बजे किसी खास मुद्दे पर बातचीत के लिए हम हर रोज हाजिर होते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हमारा ये कार्यक्रम दिन के 1 बजे हर रोज चलता है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होइए। आप जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। इस समय आप हमें लाइव देख रहे हैं, तो इस लाइव कार्यक्रम में शामिल होइए। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और इस बातचीत में आप शामिल हो जाइए। बातचीत का मुद्दा आज का है कि क्या देश में आज भी भूख से लोगों की मौत हो रही है। ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से। केंद्र की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपके पास भूख से मरने वाले लोगों का कोई आंकड़ा है आपके पास, आप हमें बताएं। अगर नहीं है तो आप देश में ये सुनिश्चित करें कि एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे ज्यादा खराब हालत प्रवासी मजदूरों की है। मजदूर आज भी भूख से बचने के लिए, माने भूख को महसूस न करें, इसके लिए कपड़े बांध लेते हैं पेट पर और सो जाते हैं। ऐसी स्थिति न हो, इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी मजदूरों को राशन कार्ड दिया जाए। तो ये आज इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज इस विषय पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो मौजूद सवाल है। सरकारें तो मानती ही नहीं कि लोगों की मौत भूख से हुई है। भूख जनित बीमारियों से लोगों की मौत हो जाती है और तब रिपोर्ट में कहा जाता है कि फलाने बीमारी से उनकी मौत हो गई। कोई ये सरकार नहीं मानती कि भूख से किसी की मौत हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, कोरोना काल के समय से ये चल रहा था। आज एक न्याय मित्र उस मामले में हाजिर हुए थे और उन्होंने कहा कि हुजूर आज भी लोग भूख से मर रहे हैं और इसकी सूचनाएं हमें मिल रही हैं। इसीलिए आज मैं कोर्ट में ये कहना चाहता हूं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की है। अब हम प्रियदर्शी जी से ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जानकारी क्या है, क्योंकि गांव देहात सुदूर गांव में आप जाते आते रहते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं। क्या भूख से मौत हो रही है? ये एक गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। भूख की समस्या है और गरीबी, गैर बराबरी और गांव तीनों अन्योन्याश्रय है। अब गांव के लोग माइग्रेट करते हैं सीजनली, उनको गांव के ही जनगणना में लिया जाता है। ठीक है, उनका पता भी अपने गांव का होता है और सीजनली माइग्रेट करते हैं 6 महीना 7 महीना के लिए, और अपने प्रदेश में नहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं। और वहां भीषण गरीबी है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो खेती करता भी है खुद से, वह भोजन के अलावे अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तो इसमें से ये परिस्थिति पैदा होगी और ऐसा आपदा की वजह से ऐसी परिस्थितियां बार बार पैदा होती हैं। ये इस पर मैंने निश्चित तौर पर 2008 में कोशी के बाढ़ के बाद जब उस क्षेत्र में एक साथ लगातार 1 वर्ष तक कैंप किया तो देखा। और जितनी ट्रेनें थी, एक तरफ उस समय माइग्रेशन का आंकड़ा बताया जा रहा था कि घटा है नीतीश सरकार ने, और दूसरी तरफ कोशी से एकदम बड़े पैमाने पर माइग्रेट कर रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो गरीबी, गैर बराबरी और गांव की जो परिस्थिति है, तीनों को मिला करके एक चौथी चीज आती है आपदा, नियमित आपदा। और उस आपदा में कोई रास्ता नहीं बचता है। अपना कुछ लोग सेटल भी किए रहते हैं, कुछ बाहर से लाई गई पूंजी के आधार पर, स्किल के आधार पर जो सीख करके आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, और ये संतरास तो हम लोग जानते हैं कि एक समय था जब कोरोना फेज 1 में ये संतरास था। 2 में वो नहीं सुना गया। 2 में सुना गया कि बीमारी के बाद लोग जो हॉस्पिटल गए उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ये एक समस्या है और इसको मैंने इतना ही कहा कि गरीबी, गैर बराबरी और गांव, इन तीनों के प्रति अगर उपेक्षा दृष्टि होगी तो उसका एक परिणाम यह होगा कि लोग भूखे रहेंगे। एक पेट भोजन मिलेगा, एक शाम भोजन मिलेगा तो अध भूखे रहेंगे, और उसके बाद ऐसी स्थिति में लगातार रहने वालों में से ग्रेजुअली उनकी उम्र कम होगी, वो मारे जाएंगे, मतलब उनकी मौत होगी।
उम्र भी कम होना भूख का ही चीज है। हाँ। जिन कौमों में कम उम्र है उन कौमों में भूख की समस्या है, और उन जिन जातियों में महादलित जातियां हैं, जैसे भूया जाति का मैंने कोई बहुत ज्यादा उम्र का व्यक्ति नहीं मिलता। चलिए हम आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्षरशः जो बात कही है, सबसे पहले तो ये 2022 में 18 जनवरी 2022 के ये जनवरी क्षमा करें ये इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की उसमें सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत में एक भी मौत भूखमरी से नहीं हुई है। उसी वक्त मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के साथ पीठ में शामिल जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि क्या हम इस बात का पूरी तरह से यकीन कर लें कि भारत में एक भी मौत भूख से नहीं हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में भूख से कोई मौत नहीं हुई। इस जवाब के बाद मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाले बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार के पास भूख से होने वाली मौतों से संबंधित किसी तरह के कोई आंकड़े हैं। इसका कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रवासी मजदूरों की खराब हालत और भूख से होने वाली मौत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, ये जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस बी नागरत्न ये दो जस्टिस ने, ये कल की बात है, कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बावजूद भूख से मरना चिंता का विषय है। अभी भी लोग पेट पर कपड़ा बांधकर पानी पीकर भूख मिटाने को मजबूर हैं। कोर्ट ने कहा कि देश के सभी मजदूरों को राशन कार्ड दिया जाए ताकि वह कम पैसे या फ्री राशन पा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की खराब हालत के मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया था और उसी मामले की सुनवाई चल रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे भी कई ऐसे अवसर आए हैं कि कई खबरें ऐसी मिली कि एक व्यक्ति की जान भूख से चली गई या एक परिवार पूरा भूख के कारण चला गया, उनका देहांत हो गया। जब आप घटनास्थल पर पहुंचते हैं उसके पहले जिलाधिकारी या जो संबंधित अधिकारी जो स्थानीय स्तर पे होते हैं वो पहुंच जाते हैं और ये चिल्लाने लगते हैं कि मैंने तो राशन दिया था, कोई राशन है, कोई दिक्कत नहीं थी, ये भूख से नहीं हुई है, सदर अस्पताल कह रहा है कि इनको फलाने बीमारी थी और इसके कारण ये बढ़ गया। लेकिन इक्के दुक्के ही सही ये घटनाएं आती रहती हैं कि भूख से आदमी मर गया। भूख जनित बीमारियों से लोग मर जाते हैं। सरकार ये कहती है कि फलानी बीमारी से वो मर गए, लेकिन भूख के कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं। एनीमिया उसमें तो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो खास तौर पर महिलाओं को ज्यादा हो जाती है। तो भूख से मरने पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। हम आपको ये बताते चले कि कल ही केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास विभाग ने लोकसभा में एक आंकड़ा पेश किया और उसमें ये बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेश सबसे पिछड़े, सबसे गरीब प्रदेशों में से एक है, जहां पर शहरी आबादी एक दिन में 32 रुपए खर्च कर पाती है और ग्रामीण आबादी 26 रुपए भी नहीं ठीक से खर्च कर पाती। ये हालात है। हालांकि आंकड़ों के इस जाल में सरकार ने ये बताया कि गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है और उस जंजाल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि जब भी ये सरकार अभी राशन देने की बात हुई, फ्री राशन देने की बात और कुछ 2 रुपए देके अब उस राशन कार्ड को वापस लिया जा रहा है। हालांकि वामपंथी पार्टियों ने इसका बहुत विरोध किया है। बिहार में तो खास तौर पे भाकपा माले ने जोरदार विरोध किया है कि राशन कार्ड वापस नहीं लिए जाएं। आधार ये बनाया गया कि जिनके पक्के मकान हैं या उनके घर में अगर मोटरसाइकिल है तो उनसे राशन कार्ड वापस ले लिया जाए। वामपंथी दलों ने ये कहा है, भाकपा माले ने, कि इंदिरा आवास योजना में सबको पक्के मकान मिल गए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि उनको राशन की जरूरत नहीं है और उनके राशन कार्ड छीन लेने चाहिए? तो जिनको पक्का मकान मिल गया क्या उनका राशन कार्ड छीन लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर किसी को राशन कार्ड दीजिए, मैंने हर मजदूर को राशन कार्ड दीजिए। ये राशन कार्ड का जो मसला है, तो लोगों को कम से कम अनाज तो मिल जाता था, 2 समय भोजन तो उनको मिल, अब ये सरकार कर रही है राशन कार्ड वापस करो जिनको कोरोना काल में मिला है। आप इसको किस तरह से लें? हम इन सब बातों को पहले जोड़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कल ही
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई और वो राष्ट्रपति पद पर आकर के बैठे समारोह पूर्वक, ठीक है। और वह समाज के ट्राइबल सोसाइटी जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सबसे पीटीए, सबसे दारिद्र्य से गुजरने वाला हिस्सा होता है। और निराला की जो प्रसिद्ध कविता थी वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने, इलाहाबाद के पथ पर पेट से पीठ मिलकर हो गए थे एक, ये जो पंक्ति है वह अब बदल जाती है इधर जब से हम लोग एडल्ट हुए हैं, कि वह औरत जो दत्तवन लेकर के बेच रही है, ठीक है। तो दत्तवन गट्ठर पर लाद करके सैकड़ों मील की दूरी से ला करके यहाँ बेचते थे, उनकी अवस्था इससे पता चलती है, एक गट्ठर दत्तवन ला करके बेचना। तो इसके साथ साथ आप ट्राइबल सोसाइटी में देखिएगा कि वहाँ इकोलॉजिकल डिजास्टर हुआ है, पानी नहीं है, खेत होते हुए भी सिंचाई के अभाव में और पूंजी के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं, और वह गार्ड की नौकरी करते हैं। उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई है, जो मिशनरी से जुड़े जो ट्राइबल हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। वो महिलाएं जो हैं वह खास तौर पर माने ड्रॉप आउट बहुत कम है ट्राइबल सोसाइटी में, स्कूलिंग में गए तो मैट्रिक करेंगे, यहाँ ड्रॉप आउट हो जाता है, 8वां पास, 9वां फेल, मैट्रिक फेल, ये सब बातें सुनी जाती है, पढ़ाई लगभग नहीं होती है। तो उस सोसाइटी में इसके बावजूद उनको ट्रेंड आया या दाई के रूप में बाहर जाके काम करना पड़ता है। तो जिस सोसाइटी का जो सबसे माने काम करने वाला तबका है वह इतना माने दाई नौकरी के लिए माइग्रेट करता है, तो उस समाज के साथ भूत की समस्या जुड़ी हुई है। और माइग्रेट के साथ जो भूत की समस्या है, तो आप जाइए दिल्ली में, पटना में भी मिलेगा, दिल्ली में जाइए, आपको कुछ लोग, क्योंकि वो एक शहर है और शहर और गांव में एक अंतर होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा में अपने पात्र के माध्यम से ये कहा था, बहुत वास्तविकता थी, कि शहरी समाज में अगर कोई दरिद्र हो गया तो कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसको बचाते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में अगर दरिद्र हो गया कोई महिला तो उसको उल्टा, उसको डाइन कह करके उसको समाप्त करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसकी संपत्ति जो है लूट ली जाए। तो शहरी और ग्रामीण समाज का जहाँ भेद है, उसमें जो शहर में चले गए और भूख के कारण गए और जरूरत से ज्यादा गए, एक बारगी गए, बिना तैयारी के गए, 1 रुपया नहीं है, किसी तरह से ट्रेन में लग करके गए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में वो दिल्ली या अन्य शहरों पर प्रवास के लिए जाते हैं। तो वहां जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं गए हैं, जहां पहले से कुछ पैसा देता है और बाद में लूटता है, तो उनको भूख का काम लगने तक भूख का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोगों को बहुत ठिकानों पर घूमते हुए फुटपाथ पर आप दिल्ली में देखेंगे कि कुछ लोग गाड़ियों में पैकेट्स लाते हैं और वो देते हैं। वो वही लोग हैं, वहाँ गुरुद्वारे नहीं है, जो गुरुद्वारे तक नहीं पहुंच पाए या बार बार गुरुद्वारा में जाने में उनको हिचक है, लंगर लगा हुआ है। तो ऐसे में भूख की समस्या का आपको पता चलेगा। खाना आएगा और गाड़ी पर कोई लेकर के आएगा, इस इंतजार में खास ठिकानों पर लोग बैठे हुए मिलते हैं। तो ये जो मजबूरी में माइग्रेशन है, उसके साथ भूख की समस्या है। एक और बात, आप जो कह रहे थे कि कलेक्टर ने नहीं माना भूख से मौत की बात, या मैंने भारत सरकार के महाधिवक्ता ने नहीं माना, तो वेणुगोपाल ने वेणुगोपाल ने नहीं माना, तो के वेणुगोपाल, तो वो उनको जो मैसेज आएगा ब्यूरोक्रेसी से, एक भी आदमी भूख से मर गया तो उस कलेक्टर को, वहां के अधिकारियों के ऊपर स्ट्रिक्चर लगता है, ठीक है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। इस वजह से मुझे जो बताया गया है कि भूख से मौत नहीं होता है, लोग नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए आंकड़े जो आ रहे हैं कि लोगों ने फांसी लगा ली, तो उसको भी डेविएट करने की कोशिश की जाती है। भूख से मौत स्वीकार नहीं किया जाता, भूख से मौत होता है, इसलिए इस बारे में आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छा है कि एमिटस क्यूरी या न्याय मित्र कहलाता है, मैंने न्यायालय ने बहाल कर दिया और न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया, माइग्रेंट लेबर्स की जो हालत थी। और उसी समय ये बात सही थी कि राशन कार्ड से 5-5 किलो प्रति व्यक्ति, यानी कि 7 आदमी परिवार में है तो 35 किलो अनाज 1-2 महीना के बाद सुनिश्चित होने लगा था कोरोना फेज 1 में, ठीक है, 2020 में। लेकिन माइग्रेंट लेबर्स किस तरह से भूख से बिलबिला रहे थे और उनके पास पैसा नहीं था, इसकी खबर आई, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। अब मैं इस बात को ही कह रहा हूं कि देखिए, ये सब होगा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब तक आप भारतवर्ष में जो रिसोर्सेज है, गैर बराबरी जिसमें से पैदा होती है,
इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करे और लोगों को रोजगार के अवसर की स्वायत्तता प्राप्त हो, तब तक नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने इस 20 करोड़ की बेरोजगारी की समस्या को मिट नहीं कर सकती है और 20 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं, वहां भूख से मौत भी होगी आइसोलेटेड। चलिए, भूख से मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट की ये उस आखिरी टिप्पणी के बाद मैंने हम आगे बढ़ेंगे। जो कहा गया, सरकार को ये आदेश दिया गया कि आप प्यासों के पास जाइए, प्यासे आपके पास नहीं आएंगे। कोर्ट ने सरकार को कहा, जस्टिस शाह ने कहा कि किसी कारण से जरूरतमंद लोग सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सरकार को उनके पास जाना चाहिए। यह वैसे होगा कि प्यासा कुएं के पास नहीं पहुंचे तो कुएं को प्यासे के पास जाना चाहिए। सरकार इस विचार को हकीकत में बदलने का प्रयास करे। देश में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को भोजन और राशन कार्ड देने पर केंद्र सरकार विचार करे। भाटी ने मजदूरों के पंजीकरण के प्रयासों की जानकारी दी। ये न्याय मित्र भाटी हैं, तो उन्होंने जानकारी दी। तो जस्टिस शाह ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिना राशन कार्ड के हैं, आप देखिए और उन तक राशन कार्ड पहुंचाइए। ये इस टिप्पणी के बाद हम आपको ये बताते हैं, जैसे प्रियदर्शी जी ने शुरू में ही कहा कि ये कई तरह से माने, तो ये अकाल मृत्यु जो आती है, मतलब भूख से लोग मर जाते हैं, तो अकाल भी उसका एक कारण होता है। सूखा, अकाल, बाढ़ और कोरोना भी उसी में से एक था। तो 1990 के दशक तक मैंने उड़ीसा में कालाहांडी में हम लोग उड़ीसा के कालाहांडी में, बलांगीर, कोरापुट में भूखमरी से सैकड़ों लोगों की मौत होती थी और उसके बाद अदालतों ने इस पर जब एक्शन लिया तो ये कुछ उसमें सुधार हुआ। हम अब बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि कई ये देश में गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है। ये बात कहते हुए केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो सबसे पिछड़े, सबसे गरीब प्रांत हैं, जहां पर शहरी आबादी 32 रुपए भी खर्च नहीं कर पाती और ग्रामीण आबादी 26 रुपए। अब एक आदमी के पास अगर 32 रुपए हैं और उनका एक परिवार है तो कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये एक गंभीर सवाल है। अगर सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि भूख से कोई नहीं मरा तो उनको ये बताना चाहिए कि ये लोग कैसे जिएंगे जो 32 रुपए दिन भर में कमाए। 32 रुपए का मतलब वो 32 रुपया परिवार नहीं है, वो 20 रुपया था। हाँ, जब आयोग बना था 70% लोग 20 रुपया दैनिक पर आजीविका के लिए मजबूर है। दैनिक की 5 आदमी का परिवार है तो 100 रुपया पर और 7 आदमी का परिवार है तो 140 रुपया पर, तो बढ़ गया था इस तरह से। तो वह बढ़ करके 26 रुपया हुआ। मतलब गांव में वो एक मिला जुला आंकड़ा था 20 रुपया, हमको याद होगा। हाँ, वो आज से 10 साल पहले। और इसके बाद अभी वो बढ़ करके 26 या 32 रुपया हुआ है और कीमतें बहुत बढ़ गई। तो आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है, तो उसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि कुछ लोग भूख से मरेंगे। और ऐसे भी समझिए कि हम लोगों ने कोरोना पीरियड में शुरू में लोगों से मदद करके अप्रवासी जगहों पर मैंने एक दूसरे से लिंक करके मदद पहुंचाने की खबर की थी। मैं एक ऑनलाइन सर्विस पर बैठा रहता था और जहां से भी खबर मित्रों के माध्यम से आता था उसको मैं उस इलाके के किसी मित्र के पास पहुंचाता था, उनको राहत मिलती थी। लेकिन उसमें यह काम करते करते हम लोगों को कुछ लोगों ने मदद किया, जो पटना शहर के कुछ एकदम जरूरी इलाकों को जो हम लोग जानते हैं, सर्वेक्षण करके कूपन बांट के हम लोगों ने एक आधा बैग का मतलब आधा बोरा का राहत दिया कि वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह सर्वाइव कर सके, कि सरकार से जब मदद मिले, राशन कार्ड की मदद मिले तब तक। इस बीच में हम आपको बताना चाहते हैं कि गांव में स्थिति बहुत खराब थी। गांव तक राशन के पहुंचने में बहुत इलाकों को राशन कार्ड नहीं था। तो हम लोगों ने उस समय अदीम प्रेम जी ट्रस्ट से एक संस्था के माध्यम से मेरे अकाउंट में 5,40,000 रुपया आ गया। अब उसको हमको वितरित करना था और उनको जीएसटी बिल के साथ करना था। और कोरोना पीरियड में आपको जाने की भी इजाजत नहीं थी, तो हमारे गया क्षेत्र के गांव में लगभग 150 गांव में हम लोगों ने एसएमएस के द्वारा, जो कि अब आ गया है, छोटा फोन लोगों के पास, व्हाट्सएप नहीं है, एसएमएस के द्वारा मैसेज भेजा कि उस गांव की सिंगल लेडी, विधवा, परित्यक्ता या जो उसने पति को छोड़ दिया,
इस तरह की जो लेडी होती है जिसके पीछे धूर्त लोग लगे होते हैं कि खत्म हो तो हम इसकी संपत्ति, इसके बाद विधवा, वृद्ध और विकलांग। गांव में आपको वृद्ध व्यक्ति को जब मरने की बारी आएगी और राशन घटेगा तो वृद्ध को मरने के लिए लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तरीका अपनाया था और हमारे इससे आप समझ लीजिए कि ये थ्रेट था और गांव-गांव में था। 150 गांव से हमने सूचना जुटाई, गांव-गांव में थ्रेट था कि लोग जो है भूख से मरेंगे। मतलब ये है कि लोग किसी तरह से भोजन मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उस समय गांव के कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं मरने के लिए, और वो आंकड़ा बनेगा और वृद्ध मरेगा तो उसका कोई कॉग्निजेंस भी स्टेट नहीं लेगा। लेकिन वो कोरोना जनित भूख से मौत का दौर था और हम लोग इसलिए भी कर रहे थे कि सभी गांव में सर्वे हो जाएगा और राशन पहुंचाने हम लोग जाएंगे सर्वे के आधार पर, तो किसी गांव में एब्सोल्यूट भूख हो, सभी लोग भूख से मर रहे हो, तो उस गांव में हम ज्यादा राहत पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक बल्क मनी थी और हम कोई 600-700 रुपया में उनको 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता के लिए राशन देते थे। तो हम आपको भूख की मौत की समस्या को जैसा अपने आंकड़ों में बताया, मैंने धीरे धीरे फील करने की कोशिश की और मैंने पिछले वर्षों की तरफ झांका तो वो केवल माइग्रेंट लेबर्स के पास नहीं के संदर्भ में नहीं था, मतलब जो आइसोलेटेड गांव थे, कमजोर गांव, दूर दूर तक बिहार में 48,000 गांव है झारखंड के बच जाने के बाद, तो इनमें से 150 गांव गया जिले के, उनमें हमने ये पाया कि हर गांव में ऐसी आबादी थी जो कि हाशिए पर थी और उसकी मौत हो सकती। तो चलिए, भूख से मरने पर अब एक आंकड़ों के इस खेल को जरा समझते हैं, आंकड़ों के इस जाल को। गरीबी रेखा पहले कितने लोग उसके नीचे थे और अभी कितने हैं, सरकार कह रही है कि सुधार हो रहा है। 56-57 में 21 करोड़ लोग, 21 करोड़ 50 लाख लोग, माने 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। 73-74 में 55% हो गई। 1983 में गरीबी रेखा का आंकड़ा घटकर 45% रह गया। कब 21 करोड़ थी? ये 21 करोड़ थी 56-57 में। ये 80% आबादी उस समय देश की थी जो गरीब थी। 73-74 में 55 हो गई और 83 में ये घटकर 45 हो गई। 1999-2000 में यह 26% आबादी गरीब थी। 2011-12 से ये जो है वो 21.9% आबादी रह गई है। अभी ये आंकड़ा, यही ताजा आंकड़ा है कि देश में 21% आबादी जो है वो गरीब है। तो ये गरीब की जो परिभाषा है सरकार के पास, कि सरकार ने देश में गरीबी की परिभाषा जो बताई है उसके मुताबिक गांव में रहने वाला कोई नागरिक अगर 816 रुपए और शहर में रहने वाला नागरिक 1000 रुपए प्रति महीने खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं कहलाएगा। यानी इससे कम रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आएगा। लोकसभा में सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि देश में 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, यानी 100 में से करीब 22 लोग गरीब हैं। अब ये ताजा आंकड़ा ये कल ही लोकसभा में पेश किया गया है कि अपने देश में गरीबी 21% है। 21 माने अगर 130 करोड़ को मान के चले तो उसमें से 21 करोड़ लोग गरीब हैं। अब दूसरे आंकड़े से सरकार ने बताने की कोशिश की कि ये खुशी की बात है कि देश में गरीबी घट रही है, और ये आंकड़ा IMF का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी यह बात कही है। वर्ल्ड बैंक के एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में साल 11 से 19 के बीच अत्यंत गरीबी में 12% गिरावट आई है। मैंने अब ये तेजी से घट रहा है। उनका कहना है कि गरीबी जो अत्यंत गरीब थे उसमें घटकर वो 12% हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 11 में अत्यंत गरीबी 22% थी, जो साल 2019 में 10% रह गई है। इस स्टडी के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत गरीबी काफी तेजी से घटी है। माने गांव के लोगों में अमीरी बढ़ रही है इसके हिसाब से। वर्ल्ड बैंक के इस रिसर्च पेपर को अर्थशास्त्री सुतीर्थ सिन्हा और राय वॉन डेर इन्होंने तैयार किया है। पेपर के अनुसार 2011-19 के बीच ग्रामीण इलाकों में गरीबी 14% घटी है, जबकि शहरी इलाकों में ये 7% ही घटी है। माने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी धीरे धीरे घट रही है, 14% घट गई। तो ये आंकड़े तो शुभ संकेत इसको कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि गांव में गरीबी घट रही। नहीं, ये अवास्तविक आंकड़े नहीं है। गांव में
उसका ठीक उल्टा अमीरी नहीं होता है। अत्यंत गरीबी के बाद गरीबी आता है। हाँ, मतलब उधर बढ़ रहे हैं। और उसके बाद अत्यंत गरीबी के बाद गरीबी आएगा, और गरीबी के बाद भी हाशिए पर के लोग। ठीक है, अमीरी तो एक अलग स्थिति है जो कि 30 करोड़ मिडिल क्लास के साथ हो रहा है। भारत में बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, सारी इंडस्ट्री उनको ध्यान में रख करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तरह तरह के उत्पादन कर रही हैं जो उस मिडिल क्लास को एड्रेस करके है। तो ये जो है अत्यंत गरीबी, अगर आप ऐसे देखिए ना कि 35 करोड़ आबादी थी 47 में। हाँ। मान लीजिए 54 में आबादी थी आपको 40 करोड़ 40 करोड़ मान लीजिए। हाँ। तो 21 करोड़, अब ये कह रहे हैं कि 80% गरीबी थी। हाँ। 80% आबादी की। हाँ। तो आबादी जो है 21 और 20% मैंने 24 करोड़, लेकिन वो थोड़ा सा हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 21 करोड़ थे तो 80% कैसे हुआ, इसलिए कि 35 करोड़ से ज्यादा ही आबादी थी 54 में। लेकिन अगर 21 करोड़ लोग यहाँ गरीब थे तो आज भी 21 करोड़ लोग गरीब हैं। 21%, 130 करोड़ आबादी में से आज भी। इसी तरह से बेरोजगारी, तो 20 करोड़ बेरोजगारी का असेसमेंट 81-82-83 में स्टूडेंट के तौर पर छात्र विकास संघर्ष वाहिनी की राष्ट्रीय समिति ने मुझे जिम्मा दिया था। तो जो पैरामीटर समझ में आए खोज के मैंने निकाला और लिखा और बताया। उसमें से उस समय मैंने स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस करने वाला व्यक्ति था, मैं अर्थशास्त्री नहीं था, लेकिन अपने पूरे जान प्राण को लगा करके 20 करोड़ आबादी का आंकड़ा का मैंने अंदाजा लगाया। और बेरोजगार हैं, और अभी भी 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये कुछ साल पहले एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक समन्वय के लिए ड्राफ्ट लिखना था, तो बेरोजगारी के कई तरह के प्रकार को चिन्हित करने के बाद, मतलब समुचित काम के दृष्टिकोण से, काम तो कर ले रहे हैं लेकिन समुचित काम के दृष्टिकोण से 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो परसेंटेज घट जाता है। इसलिए कि उस समय 100 करोड़ आबादी थी, 25% बेरोजगार लोग थे। आज 130 करोड़ आबादी है तो 20 करोड़ में परसेंटेज घट जाएगा, परसेंटेज वाइज घट जाएगा। लेकिन इस सब घटते हुए भी 21.9 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हैं, और वही 21 करोड़ लोग बेरोजगार थे। 21.9 करोड़ अगर अभी हैं, अगर अभी जैसा कि पता चल रहा है इधर के वर्षों में, तो इसको मिला करके तब ये जो है वो उस समय से ज्यादा लोग जो है गरीब है। अब उसमें गरीबी के बाद अत्यंत गरीबी को आकलन किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, गरीबी के बारे में वर्ल्ड बैंक का मानक है कि $1 से कम जो आमदनी जिसको है वो गरीब होगा। तो चीन ने अधिकांश लोगों को $1 से अधिक आमदनी वाले में पहुंचा दिया था। वो भी गरीब देश है, बड़ा देश है, हम पिछड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ये जो आज अत्यंत गरीबी है, गरीबी अगर घटी हुई है तो अत्यंत गरीबी की समस्या जो बनी हुई है उसकी वजह है कि मैंने गैर बराबरी, और जब 300 यूनिकॉर्न बन जाएंगे और 24% से कुछ वर्षों में 40% 300 घरानों के पास संपत्ति चली जाएगी, तो उसमें से ये है कि बाजार से पैसा खींचा जा रहा है, और उसके हाथ है, उसके सिरिंज है, उसके तरह तरह के मैकेनिज्म है। मैं कुछ दिन पहले कह रहा था कि इतना बड़ा जो ये मेरिन ड्राइव बना, तो मेरिन ड्राइव में जो पैसा लगा वो पैसा कितने गांवों के विकास के लिए था। अगर योजनागत विकास करते तब, लूट वाला विकास जो चल रहा है उससे नहीं। तो मेरिन ड्राइव के लिए वो गांव के विकास का पैसा खींचा गया। तो इस तरह से पैसा खींचा जा रहा है, और खींचा जाएगा तो सभी लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि विपन्न है, मेहनत करते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन उसमें से करते करते लोकल ट्रेन की तरह कि अधिकांश लोगों को लेकर के लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और नए लोग जाते हैं, बूढ़ी औरत जाती हैं, उनको भी लेकर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक आदमी भी गिरा तो कोई चेन नहीं खिलता है, कोई ट्रेन नहीं रोकता है, उसकी कोई चिंता नहीं करता है। आप मेट्रो ट्रेन के इस मैकेनिज्म से समझ लीजिए कि यहाँ अत्यंत गरीबी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अत्यंत गरीबी डिस्पेरिटी, गैर बराबरी की वजह से। तो चलिए गरीबी का इन कारणों पर चर्चा करते हुए, गरीब जिस तरह से तेजी से अत्यंत गरीबी बढ़ रही है, हालांकि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि वो घट रही है, और ये शुभ संकेत है, घट रही है। घटने के बाद भी संख्या जितनी बची हुई है, इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना जायंट डेवलपमेंट आप कहीं भी नहीं थे। आप 3 देशों में गिने जाते हैं विश्व के, आप इस तरह से क्लेम कर रहे हैं। उसके बावजूद जो अत्यंत गरीबी है वो डिस्पेरिटी युक्त विकास की वजह से है। इतना विकास हुआ तो उसमें से सबसे गरीब वर्ग का भी 3 गुना आमदनी होना चाहिए था। बहुत बड़ी आबादी की, मतलब 30 करोड़ मिडिल क्लास जो है एक्चुअल सेंस में 3 गुना जीवन स्तर जी।
चलिए, ये बातचीत हमारी और एक दो सीरीज में होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला गंभीर मसला है। इस पर और आगे बातचीत हम लोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने कल एक दिन पहले एक रैली में कहा कि मुफ्त में रेवड़ी बांटने से देश की स्थिति खराब होती जाएगी। तो क्या, हालांकि वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की देश के प्रधानमंत्री की, जो इन्होंने अनाज मुफ्त में दिया कोरोना काल में, उसकी तारीफ की गई, दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई कि बहुत सारे लोगों को बचाया गया। तो ये अनाज बांटने का क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सबको राशन कार्ड दो, कम से कम 2 रुपए किलो वाला वो अनाज खरीद सके सस्ते में, या मुफ्त वाला अनाज उनको मिल सके, तो क्या मुफ्त में अनाज की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए? चलते चलते एक सवाल इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वो देखिए, वो मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाले मुहावरे में ये नहीं आता। इकोलॉजिकल डिसास्टर हो जाए और वहां के सारे लोग जो हैं, जैसे कि किसी कौम के लोग विस्थापित हो जाए, अफगानिस्तान के लोग हट्टे कट्टे लोग, 10 लाख लोग बिलबिला रहे थे बॉर्डर पर जब अफगानिस्तान पर अमेरिका चढ़ बैठा था। तो एक इकोलॉजिकल डिसास्टर, वार सिचुएशन, इन सब चीजों में अपने बगल वाले को, जो कि धनी भी है, उसके बाद खाद्यान्न नहीं है, तो बचाना होता है। ठीक है, तो वो तो सरकार का धर्म था, और उसको मैंने रिलेटिवली, मैं उसका एकदम शुरू से प्रशंसक हूं कि अगर वो मतलब उतने लोगों को, इतने करोड़ परिवार को ये अगर मुफ्त राशन नहीं देते, तब जो लोग बहुत ही दारिद्र्य की स्थिति में मर रहे थे, उनकी संख्या कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो चलिए, ये अनाज जारी रहे, लोगों को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब है। चलते चलते अंत में एक विषय पर हम लोग बातचीत करें कि देश में गरीबी और भूख का यह स्तर देखकर सवाल यह है कि हम वास्तव में यह मानने को तैयार क्यों नहीं होते कि लोग सचमुच भूख से मर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ऐसी हर मौत पर अंतिम फैसला सरकार का होता है, जिसका बुनियादी कर्तव्य है कि वह लोगों के जीने के अधिकार को सुनिश्चित कराए। ये सरकार का फर्ज है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर ये सरकारें, कोई भी सरकार हो, अगर ये ऐसा नहीं करती तो जनता को भी चेतना चाहिए और सरकार के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। आज का बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं, इस आग्रह के साथ कि विमर्श न्यूज के YouTube चैनल को आप सर्च कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे, हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिन के 1 बजे विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जरूर जुड़िए और देखिए ऐसे गंभीर सवालों पर गंभीर बातचीत। हमारे इस बातचीत में आप भी शामिल हो सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। अगर आप कोई विषय सुझाना चाहते हैं तो वह भी हमें लिख भेजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।